चलो भाई, सबसे पहले अंडरलाइन कर लो। जब भी हमने इसमें देखा था कि गवर्नमेंट ने नए नए लोगों को कहां कहां अपॉइंट करके अभी रखा है ना, तो अब देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन जो जो हमें पकड़ कर चलनी है हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो यहां पर बता रहे हैं कि भैया यहां पर आपने जो नया अभी अपॉइंट किया गया है, जो सिविल सर्वेंट रवि मित्तल एज आईबीबीआई चेयरमैन, प्लीज अंडरलाइन करके रखेंगे। ठीक है। आईबीबीआई का फुल फॉर्म बताना कभी आपसे पूछ लिया जाएगा तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं कुछ कुछ, क्योंकि ये पूरा डेटा बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा अभी अंडरलाइन बस करके रख लो। ठीक है ना। चलो एक काम करो, इसको बता ही देता हूं पहले। बैंक्रप्टी लॉ क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एक सीएस होने के नाते आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ इसका एक क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू देख रहे हो कि हाँ ये चीजें क्या है, क्या काम करते हैं आप लोग। बैंकरप्ट होना मतलब कि किसी कंपनी के साथ क्या हुआ है, उस कंपनी ने बहुत लोन लिया हुआ और वो लोन नहीं चुका पाए। अगर वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो देखो, हम इसी लैंग्वेज को बैंक की तरफ से देखते थे तो वो क्या हो जाता था, उसका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब कि बैंक ने क्या कर दिया था, लोन दिया था तो जब तक परफॉर्म कर रही थी वैसे उनको लोन का पैसा मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था, तब तक बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब लोन मिलना, इंटरेस्ट मिलना बंद हो गया तो वो एसेट बैंक की तरफ से परफॉर्म करना बंद हो गई थी। इसीलिए मैंने बोला ये चेन है पूरी। अब यहां तो यहां बैंक की तरफ से ये सिस्टम लग गया, लेकिन क्या होता था जब कोई अकाउंट एनपीए होता है तो इस दौरान कुछ एक्शन लिए जाते हैं कि जल्द से जल्द क्या किया जाए, कंपनी को वापस से रिवाइव किया जाए या कोई कोशिश की जाए। क्योंकि हमारा इंडिया चाहता है कि कंपनीज जिंदा रहे। कंपनीज बंद होने लगी सब तो भाई दिक्कत हो जाएगी। जिंदा रहने के पीछे, इनके पीछे बहुत सारे रीजन है कि भाई वहां के एम्प्लॉयमेंट बचा रहेगा, इकोनॉमी बची रहेगी, ग्रोथ मिलती रहेगी, टैक्सेस मिलते रहेंगे। हमारा इंडिया किसी सिस्टम को खत्म नहीं होने देता चाहता। जैसे अभी आप लोग देखोगे कि हम जब तक एयर इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में था वो लॉस पे जा रहा था। ठीक है ना। उसको जब बेचना पड़ा, क्यों बेचना पड़ा, क्योंकि वो लॉस पे जा रहा है, वो नहीं झेल पाएंगे। तो जब टाटा ने खरीदा तो एक तरीके से टाटा को पता था कि भाई ये पहले से लॉस मेकिंग में है, लेकिन तब भी उसने उसको खरीदा क्योंकि देश के लिए, कोई और आगे नहीं बढ़ रहा था बेटा। इतने बड़े लोग थे, पैसा तो अडानी के पास भी था, अंबानी के पास भी था, लेकिन देश की बात आती है जब भी तो हमेशा टाटा जी ही आगे आते हैं और टाटा फैमिली ही आगे आती है। तो उन्होंने देखा कि भाई देखो अल्टीमेटली एयर इंडिया के साथ भी यही होता, वो बैंकक्रप्ट हो जाती और उसके सब कुछ बेच दिया जाता, और जितना उसका लोन है, भले वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसके ऊपर भी लोन है, ठीक है ना, तो वो भी चुकाना पड़ता। उस समय भाई सीधी सी बात है, इतनी लाइबिलिटी कौन लेगा। तो वहां पर हमारे यहां हर बार टाटा ने ही हाथ पकड़ा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर टाटा अगर आज हाथ ना पकड़े तो इंडिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ठप हो जाएंगे। उसने ही बचाया, बहुत सारे स्टार्टअप को जगह किसने दी है, टाटा ने दी है। बहुत नए नए लोग, यंग लोग अपने आइडियाज लेकर जाते हैं, बिजनेस आइडियाज लेकर जाते हैं और टाटा ऐसे ही फंडिंग कर देता है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं, तुम करो स्टार्ट बिजनेस अपना, कोई दिक्कत नहीं, कितना लगेगा, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लो हमसे लो, क्या होगा, तुम बन जाओगे आगे। तो कुछ एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी ये लोग आगे, लोग मेहनत करने के सबको देने के लिए तैयार है फंडिंग, है ना। अब बैंक से बचाने के लिए इंडिया बहुत कुछ करेगा। ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है कि अकाउंट एनपीए हुआ और यहां बैंक्रप्टी का प्रोसेस चालू हो गया, आपका आपका ये केस एनसीएलटी चला गया है। एनसीएलटी अभी मैंने आपको बताया था ना। तो अभी इतनी सारी चीजें होने में ये लोग धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। बोलते हैं बिजनेसमैन मौका दे रहा हूं, दे दे, किसी भी तरह पैसे दे दे, बैंक का पैसा चुका दे। फिर उसके बाद वो बोलते हाँ मैं चुकाऊंगा चुकाऊंगा। कोई मेहनत करता है, थोड़ी बहुत इंस्टॉलमेंट चुका देते, थोड़े दिन के लिए सब शांत, थोड़ा थोड़ी और दे और दे और दे, फिर वो थोड़ा और दे देता है। अगर ऐसे चल रहा तो जब तक उसको चलाया जाएगा, क्योंकि उसके बिजनेस को बंद कर देना गवर्नमेंट का फायदा नहीं है, नुकसान। क्योंकि उसका बिजनेस जब बंद होगा तो भाई अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ने उसको लोन दिया है वो इस पर्पज से दिया था कि ये ग्रो कर जाए, एक एंटरप्रेन्योर बन जाए और इसके साथ बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट में आ जाए, इकोनॉमी सुधर जाए, जीडीपी बढ़ जाए। लेकिन इसको बंद करना उनका कभी ऑप्शन नहीं होता। लेकिन क्या करें, कभी कभी मजबूरी फंसी जाती है कि बॉस बहुत ही हो गया। तो ऐसे लोग सबसे पहले तो आपको फेमस हुआ था जो वो अनिल अंबानी हुए थे। अनिल अंबानी इसलिए फेमस हो गए थे क्योंकि भाई आप इतनी बड़ी फैमिली से हैं और इतना बड़ा नाम था और भाई इस लेवल पे है, तो दूसरे भाई का नाम आ नहीं था पेपर में। सबसे पहले इन्हीं के साथ हुआ। इनकी बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई। इन्होंने लोन लिया, लोन लेने के बाद इनके साथ यही हुआ, बिजनेस नहीं चल पाया,
प्रॉफिट नहीं आ पाया, इन्होंने वो पैसा नहीं चुकाया और अल्टीमेटली इनके ऊपर नोटिस पे नोटिस आ गए। अब जो गवर्नमेंट इस तरीके से किसी के ऊपर पीछे पड़ जाती है तो फिर भैया वो किसी पे नहीं छोड़ती, क्योंकि यहां पर आपको ये नहीं, सेबी भी आपके लिए आपका एक्शन लेने लगता है कि आप आते हो बोलते हो भैया मैं शेयर इशू कर लेता हूं ताकि मेरे पास थोड़ा फंड आ जाए। अब तुम फंड इसलिए इशू कर रहे हो, मतलब मार्केट में तुम शेयर इसलिए इशू कर रहे हो कि तुम अपना डेट क्लियर कर सको, मतलब लोन क्लियर कर सको, तो कंपनी सेबी कभी करने नहीं देगा तुम्हें। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर तुम्हारा नाम अच्छा है तो तुम ये कर सकते हो। अभी सबसे टॉप पे चल रहा है, कौन चल रहा है बताओ इंडिया में? टॉप पे बिजनेसमैन कौन सा है अभी? अडानी चल रहा, अडानी चल रहे, ठीक है ना। गौतम अडानी अभी अपन देखेंगे भैया टॉप 4 पे है ना। तो और नीचे देखेंगे तो टॉप 10 पे हम मुकेश अंबानी भी है ना। तो अभी रिसेंट लिस्ट जो आई है उसमें ये देखा, आप लोग उसमें देखिएगा दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनीज, उसमें 8 कंपनियां अमेरिका की हैं, 8 कंपनी अमेरिका की है, ठीक है। और उसके बाद 2 कंपनी जो है वो इंडिया की है। अभी अभी एक कंपनी जो है, मतलब आपको बता दूं कि एक कंपनी हट गई है अभी, तो वहां स्पेन की एक कंपनी पहुंच गई है, ठीक है ना। तो टॉप 10 में अब ये बनी हुई है। तो अब 7 कंपनियां बची जो अभी यूएस की हैं, और 3 कंपनियों में से 2 कंपनी इंडिया की है, इंडिया वाले लोग है ना। अब समझने की कोशिश करो, ये बहुत प्राउड मूवमेंट है कि भाई वर्ल्ड में मतलब होंगे इतने, जर्मनी में बनाई ऑडी ऑडी बीएमडब्ल्यू, लेकिन धंधा हम करना सिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो हमने अपना यहां पर दिखाया लेवल कि भैया देखो ये 2 लोग वहां पहुंचे। जब अंबानी जी अकेले पहुंचे थे तब हमें इंडिया को मतलब बोलते थे यार भाई वो तो मतलब पुरानी कंपनी थी, इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी, और धीरे धीरे करके यहां तक आ गई, लेकिन उसके बाद किसी में दम नहीं है कि यहां तक आ जाए। लेकिन जिस तरीके से अडानी ने क्रॉस करते वहां पहुंचा तो सबका मुंह बंद हो गया कि सिर्फ अंबानी नहीं है, अब इंडिया से और लोग भी आ रहे हैं जो यहां तक आ गए। और टाटा की रिस्पेक्ट सब करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं वर्ल्ड में जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो ये जानती हैं कि टाटा ना इस तरीके की नहीं है कि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनको प्रॉफिट कमाना होता तो वो इतनी सारी चैरिटी नहीं करते, वो अभी बहुत ऊपर होते। लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं, उन्होंने हमेशा अपने पैसे को लोगों में बांटा, अपनी वेल्थ में नहीं लगाया। वो अपनी वेल्थ के लिए, उनके पूरा परिवार ऐसा था, है ना। तो अब करप्शन कैसे कैसे आ गया इंडिया में, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, चीजें मतलब लोग लालची होने लगे। आपको मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम बता सकता हूं जो लोग सैलरी के नाम पर सिर्फ $1 लेते, $1। मुकेश अंबानी जैसे अपनी कंपनी चलाता, तो आप लोगों को ये पता है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। तो मुकेश अंबानी वहां काम करता है तो क्या करते हैं, वहां से अपने लिए सैलरी विड्रॉ करते हैं। तो करोड़ों का पैकेज है उनका, करोड़ों का जो उनको सैलरी के तौर पे मिलता है, वो अपने लिए विड्रॉ करते हैं कि ये मेरी सैलरी है। इसी तरीके से मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के मालिक, लेकिन ये सैलरी कितनी लेते हैं, $1। इलॉन मस्क $1। और ये शुरुआत करी थी स्टीव जॉब, $1। मतलब भैया ये लोग अपनी कंपनी से जो सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं वो $1 बस। अब तुम लोगों को लगेगा यार इससे क्या होता है, इससे मैं बताता हूं। अब इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ठीक है ना। लेकिन कैसे है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बैंक कंपनी में अपन है। तो देखो, लेकिन विश्वास कैसे बढ़ता है जनता का कि भाई अगर कंपनी का जो सीईओ है वो सिर्फ $1 ले रहा है सैलरी, इसका ये मतलब है कि वो अपनी कंपनी में बहुत भरोसा करता है और उस लेवल पे उसको लेकर जा रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उसकी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं कि भाई इस कंपनी का शेयर खरीदने। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। अब अगर आपके पास ऐसे डेट बढ़ते चले जाए तो आपको अब इन्वेस्टमेंट करना है, तो भाई आपके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो आपके पास 2 रास्ते जो थे कि आप शेयर इशू कर दो या डेट ले दो। डेट तो आपको मिलने से रहा, अनलेस आपका बैंक में जुगाड़ ना हो जाए, मैनेजर से सेट ना कर लो या बैंक के साथ फ्रॉड ना कर दो, ठीक है ना, विजय माल्या ना बन जाओ या नीरव मोदी ना बन जाओ, तब तक तो तुम नहीं कर पाओगे। या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू गए तो आपको कंपनी, लोग आपकी कंपनी के शेयर नहीं खरीदे, क्योंकि मार्केट में अगर ये बात आ गई ना कि आपकी कंपनी डूब रही है तो आप तक कोई पैसा नहीं लगा। आज अनिल अंबानी जितनी कंपनियां लेकर आए, जितने भी शेयर इशू कर दे, लेकिन वो मुकेश अंबानी की बराबरी नहीं कर सकते। इसको बैंक निफ्टी का नोटिस आया था, चाइना के बैंक, वर्ल्ड के बैंकों ने इसको बोला था कि भाई मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा क्योंकि तुमने पैसे नहीं चुकाए।
और लास्ट डेट आ चुकी थी, मुकेश अंबानी वेट ही कर रहा था कि मतलब ठीक है, देखते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, वकील वकील लगा दिए थे, लेकिन अब छोटा भाई तो छोटा भाई है। जैसे ही मतलब जेल में जाने की नौबत आ गई, उन्होंने वहां से फोन कर दिया, जितना पैसा मैं पे कर दूं, खत्म। तो यहां पर मतलब बड़ा भाई काम भी आया, एक्चुअली काम आया, और अनिल अंबानी को बचा लिया, नहीं तो अनिल अंबानी तो अंदर ही था। अब ये क्या, अनिल अंबानी वैसे बेटा जो आप लोग देखते हो वो आपको दिखाया जाता है कि जो बड़ी पिक्चर है उनको, उनके बारे में, जो बड़े हीरो उनके बारे में ज्यादा पता होता है ना, कि जो बड़े बड़े हीरो, जो छोटे छोटे हीरो है इनके बारे में तो पता ही नहीं, उन लोग भी कर्म कर ही रहे हैं। आप अगर अगर देखते हो तो ये देखो, आप लोग को एनसीएलटी के जितने केसेस अभी आपको दिख रहे हैं यहां पर, आपको बैंकों की लिस्ट दिख रही है, लाइक साइड में देखिए कितने लोगों ने इनको लोन दिया, एसबीआई, आईडीबीआई, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, यूबीआई, यूडीबीआई, आप आईसीआईसीआई, फिर कॉर्पोरेट बैंक, फिर एसबीआई, इतने लोगों ने इतनी कंपनियों को लोन दिया हुआ है, और जो जिन्होंने इनका डेट अभी तक नहीं चुकाया है, और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल अभी ये दिख रहा है ना, ये बहुत ऊपर आ गया है अभी। हाँ, अगर पहले तो ये कि अगर आप पे कर पाते हो और आपने पे कर दिया, तो आपकी मतलब क्या हो जाता है, वहां अपनी हमारी हमारी सिविल होती है, जो वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बैंक के साथ कभी भी आप कोई मतलब लोन लेते हो ना, तो आप कभी उसका चेक बाउंस हो जाता है, कई लोग बोलते हैं भाई चेक दे दो, बाउंस हो जाए, उससे आपकी सिविल खराब होती है। सिविल क्या है, वो एक अलग चीज है, एक नए टॉपिक पे चले जाएंगे, लेकिन आपकी लोन वगैरह लेने की हिम्मत खत्म होती जाएगी। तो जब भी कंपनियां कभी लोन लेती हैं, तो अपनी सिविल बचाने के लिए पे कर देते हैं, कई बार ड्यूरेशन के टाइम पर कुछ ना कुछ करके पे कर देते हैं। कंपनियां बहुत होशियार होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अंबानी जी की बात कर रहे हैं, तो वो अपना बिजनेस चला रहे हैं और उन्होंने लोन लिया, लोन लेने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, साइड में कोई एक प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ दी कि हाँ यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह या कुछ भी यहाँ पर बना लेंगे। हजारों एकड़ जमीन ऐसी मामूली से दाम में खरीद के छोड़ दी, जिसकी वैल्यू अगर आप देखो तो 1 एकड़ मतलब 1 लाख रुपए, बस छोड़ दिया। और लोन उनका चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अल्टीमेटली कभी उनके ऊपर उनको प्रेशर आ जाता है कि अरे यार अब तो दिक्कत हो रही है, 10 साल हो गए, अब तो ये वाला लोन खत्म नहीं हो पा रहा है, 5 साल हो गए लोन नहीं खत्म हो रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, और फट से उसका पैसा निकाल के बोलते हैं हल्ला नहीं करना, नोटिस मत देना, ये लो रख लो, खत्म हो गई बात। तो उन लोग पहले से बैकअप तैयार करके रखते हैं अपना, कि भैया हम टेंशन नहीं है, हम ये चीज बेचकर दूसरी चीज कर देंगे, नॉर्मल है। और ये तो बड़े लोग हैं, तो इनको पैसे की जरूरत होती है, डायरेक्टली फेसबुक को फोन लगाते हैं, हेलो हाँ मार्क, क्या कर रहा है, 9% शेयर ले ले मेरे जियो के। अच्छा, बोला ठीक है, दे दे रहे हैं मिलियन बिलियन, हो गया, खेल खत्म, यहां पर यहां दे दिया पैसा। तो आपका पैसा, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, सिर्फ एक ही चीज सीखते हैं, पैसे को इधर उधर करना, बस यही सीखते हैं, और कुछ नहीं। हजारों करोड़ की करते क्या है? इधर का उठा इधर भी, इधर का उठा इधर, अपनी जिंदगी लाइफ स्टाइल बस चलती, कोई दिक्कत नहीं, ये चलता रहता है इनका। इसकी एक्चुअल पिक्चर ऐसे पता चलेगी। तो इतनी कंपनीज आपको दिख रही है ना जो एनसीएलटी में चली गई है, तो याद रखना कि जब एनसीएलटी पहुंच गई मतलब तुम्हारा पाला तो पड़ेगा। इन कंपनी के जो सीएस हैं वो चैन से बैठते नहीं होंगे, दिन भर लेके फाइल देखते ही रहते हो, कैसे बचाएं, ये डेट कहां से जाएगा, कितना बचा है, इसमें क्या रूल लगा दे, कैसे बचा दे अपनी कंपनी को, यही चलता रहता है। और जो बैंक की साइड से होंगे, मतलब जो गवर्नमेंट सीएस होंगे, वो लगे कैसे बचेगा तू, मैं भी देखता हूं साले तेरा तो नीलाम करा के छोड़ूंगा। तो बैंक तक पहुंच गया तो समझना लिक्विडेशन चालू, लिक्विडेशन चालू मतलब समझ जाओ अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे पूरे वैल्यूएशन होती है। ऐसा नहीं होता ना कि भाई अब अगर कल को कोई बुरा वक्त आ गया है, तो अनिल अंबानी की कंपनी जब बिक रही है, तो उसमें भी एक सीएस की जरूरत है कि वैल्यूएशन निकालना। इसलिए तुम्हें थोड़ा सा टैक्स पढ़ाया जाता है, तुम्हें अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, तुम्हें एफएम पढ़ाया जाता है, जबकि तुम्हारा उस पर कोर काम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन करते समय तुम्हें जरूरत पड़ती है कि भैया कंपनी बोलती है कि मेरी एसेट की वैल्यूएशन कर लो भाई, ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। बोला क्यों? बोला ताकि बिके तो कुछ पैसा तो मिल जाए, सारा डेट वगैरह चुकाने के बाद कुछ तो शेयर होल्डर को मिल जाए। ऐसा चलता है, सिंपल सी बात है। मैं अगर कोई बिजनेस चला रहा हूं, तो उस बिजनेस के एसेट को तुम बेचने के बाद जो तुम्हारी लाइबिलिटी है, अगर वो बहुत कम थी, तो एसेट की वैल्यूएशन ज्यादा मिलनी चाहिए फिर तुम्हें। सिंपल है कि तब तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी जो रीपे करने का जो ताकत है वो बढ़ गई। और रीपे करने की जब तुम्हारी ताकत बढ़ गई है, तो तुमने सीधी बात, अगर तुमने 100 करोड़ में अपनी कंपनी बेची और तुम्हारे पास लाइबिलिटी 50 करोड़ की थी, तुमने वो 50 करोड़, 50 करोड़ अब किस में बढ़ जाएगा? शेयर होल्डर्स में। और शेयर होल्डर में किस रेशियो में बैठेगा? जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी उस कंपनी में। क्या ये बात समझ में गई? आ गई?
तो बैंक अब कैसे होता है फिर उसका चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम ही होता है कि शेयर होल्डर के हाथ में कुछ आए, क्योंकि कंपनियां इससे ज्यादा लोन ले लेती हैं तभी वो लोग डूबती हैं, तो उनके हाथ में कुछ आता नहीं है। लेकिन तब भी वो लोग पीछे लगे रहते हैं कि भैया सीएस या सीए जो भी वैल्यूएशन कर रहा है उसको बोलते हैं भैया हमारी एसेट की वैल्यू ज्यादा बढ़ा बढ़ा के दिखा ताकि मेरे को ज्यादा पैसा मिल जाए। और ऐसा होता है, नॉर्मल है। अभी एक कंपनी है जो नीलाम हो रही है, नाम नहीं बता रहा हूं अभी, उस कंपनी को मतलब लाइबिलिटी जो है 50,000 करोड़ की है। तो वो जब नीलाम हो रही है तो उसको बोला गया कि भैया 50,000 करोड़ में इसको बेच दो। तो जितनी कंपनियां बोली लगा रही बोलती हम तो 30,000 करोड़ देंगे। तो भाई उसकी जो लाइबिलिटी है वो नहीं चुकेगी, तो वो भी गवर्नमेंट भी बेच नहीं रही है। अब गवर्नमेंट को फायदा नहीं होगा ना भाई, हमेशा नुकसान ही होगा। जितनी उसकी लाइबिलिटी उससे कम ही वैल्यूएशन मिलती है, तो हमेशा दिक्कत ये चलती रहेगी। नॉर्मल है ये। आगे बढ़ते हैं भैया। ये इंसॉल्वेंसी अगर हो गया तो इंडिया में क्या टाइम लगता है भैया? सबसे ज्यादा टाइम इंडिया ही में लगता है। अगर कोई इंसॉल्वेंसी केस है और बैंकरप्टी केस अगर इंडिया में चल रहा है तो बेटा हमने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। उस कंपनी को हम 5 साल 4.5 साल तक का टाइम लग जाता है हमें उस कंपनी को नीलाम करने में। 4.5 साल। इस मामले में साला पाकिस्तान भी हमसे आगे। हाँ, 2-3 साल में निपटा देता है ये, अभी इसमें डेटा नहीं है वो। और इसके बाद ब्राजील, रशिया, फिर चाइना, यूएस, जापान। जापान सबसे कम समय लेता है। मतलब अगर आपकी कंपनी है बैंकक्रप्ट हो गई, आप नहीं चुका पा रहे लोन, हम समझ गए बॉस आप नहीं चुका पाओगे, टाइम नहीं है हमारे पास, अब आप जाइए। तो ये बहुत समझाने के लिए जो 1 2 3 4 है ये ईयर है। ये आपको बता रहा बैंकक्रप्ट की जो प्रोसेस है ये हमारे यहां बस नहीं होता भाई, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। बस हमारे यहां डिले ज्यादा होता है कि भाई टाइम लग जाता है हमारे यहाँ वैल्यूएशन करने में, कि नेता नगरी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे उसकी कंपनी कैसे बंद कर सकते हैं तुम, जानते नहीं हमारा बचवा है वो। अच्छा, चाचा विधायक है हमारे, हमारी कंपनी कैसे बंद कर सकते हो? भाई बहुत सारी चीजें इंडिया में चलती है, इस चक्कर में वो धीरे 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 करके यहां तक पहुंचता है। अभी हम लोग इसके लिए बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द मामले निपटाओ, नहीं तो क्या होता है पैसा फंसा रहता है। अब भाई 4-5 साल तक तुम्हारा 15,000 करोड़ पैसा फंसा रहेगा, उसकी भी कोई वैल्यू है? हाँ, कि मतलब तुमने ऐसे ही छोड़ रखा है उसको? अरे फटाफट करो, खत्म करो। जापान में क्या कंपनी नहीं चल पा रही, बोला हाँ 1 साल के अंदर नीलाम कर देंगे बॉस। यहां तो 1 साल तक फोन करते हैं बैंक वाले, अब तो दे दो है, थोड़ा ही सा दे दो ना भाई। हम ऊपर भी ऊपर से प्रेशर है यार भाई, थोड़ा सा दे दे बस, है ना। 1 साल तक तो ये चलता है, 1 साल तक 6 महीने तक तो ये जो प्राइवेट बैंक है ये है कि अगर आपका 10 तारीख को कटना तो 10 तारीख को कटना, 10 तारीख के बाद अगर तुम्हारा लोन 11 तारीख हो गई ना तो फोन कर देते सर आपने पे नहीं किया 10 तारीख, आपके बैंक में था ही नहीं, हमने काटने को किया तुम है ही नहीं, ऐसा नहीं करो सर, आपका चेक बाउंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपकी सिविल खराब हो जाएगी सर, आगे आपको जीवन में कभी लोन नहीं मिलेगा। वो डराते हैं आपको, बोलते हैं अच्छा साला ये जो हमारे देश का गरीब इंसान है वो बेचारा मतलब वही ईमानदारी से लोन भरता है, वही अपने इंटरेस्ट चुकाता है, वही टैक्स भी भरता है। और ये जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, हम किसानों को देखो भाई, बेचारे किसान कैसे तरह से लेकर अपनी खेती कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा ही काम कर रहा है, खाने पीने की चीज दे रहा है तुम्हें, उसके ऊपर अगर 6 लाख का लोन है तो वो बेचारा वो नहीं चुका पाता तो आत्महत्या कर लेता। एक्चुअली इंडिया में अभी भी बहुत सारे फार्मर्स आत्महत्या कर लेते हैं, 6 लाख का लोन, और इनको समझ नहीं आती। मतलब ये लोग हजारों करोड़ का लोन लेकर जाते हैं और इनसे अगर बोलो पैसा, ये लंदन भाग जाते हैं। हाँ, अब वो भी लंदन लंदन भी कुछ कम हरामी नहीं है। इन लोग ने क्या किया है, कहने कानून बना रखे कि हमारे कंट्री में आना है तुम कोई भी तरीके के भगोड़े क्यों ना, हमें इतना लेवल का टैक्स भर दो, हम तुम्हें आराम से रहने देंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन कोर्ट केसेस वगैरह सब चलते रहेंगे क्योंकि भाई तुम पता नहीं क्या करके आओ, इसमें हम तुम्हें कोई सहायता नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तुम फ्रीली घूम सकते हो, जेल में नहीं रहोगे और तुम्हें कोई उठा के नहीं ले जाएगा जब तक हम अलाउ नहीं कर रहे। तो इन लोग जाते हैं सीधे लंदन, सारे लोग, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, सब वहीं बैठे, क्योंकि वहां का कानून ऐसा है। ये लोग बैठ के मैच कैसे देख सकते हैं खाली? और एक बार वो मैच देखने के लिए विजय माल्या भाग गया वहां से, पता है स्टेडियम में पहुंच गया, इंडियन फैन पहुंच गए बहुत सारे फैन, जैसे वो आया उसको बॉटल तक फेंक के, क्यों रे चोर, क्यों रे चोर, इंडिया से पैसे लेके भागा, ऐसे ऐसे करके उसको मारा बेचारे को, मोटे को इतना मारा। हाँ, बेचारा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपोजिट बोलता हूं, इतना सा तो लोन लिया था।
कुछ होता है क्या 11,000 करोड़? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया इस तरीके से क्या होता है, कंपनी अपनी रिव्यूज ऐसे बनाती है। स्टॉक मार्केट में आप जब कोई चीज क्लियर करोगे, जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने जाओगे, तो अब आपका ये दिमाग यूज होगा कि भैया ऐसी कौन सी कंपनी जो एक बार जिसके ऊपर ब्रांड कंपनी कोई केस लग चुका है, मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या तुम उस कंपनी के अब शेयर खरीदोगे? खरीदोगे क्या? और अगर खरीदते हो तो भाई इतने रिस्की इंसान जो मतलब बिल्कुल पेट्रोल की ढेर पे खड़ा है और माचिस लेके सिगरेट जलाने जा रहा है, बॉस तुम तुम महान हो फिर। क्योंकि भाई बैंक निफ्टी की जिसके नोटिस आ चुके हैं, जो आ चुकी है, हाईलाइट हो चुकी है कंपनियां। अब मैं आप लोगों को ये जो कंपनियों के नाम दिखा रहा हूं ना, कभी आप इनके शेयर उठाकर देखिएगा, अगर इनके शेयर अगर मार्केट में लिस्टेड है तो आपको पता चल जाएगा कि बॉस इनके शेयर नहीं है, गिरते ही जा रहे होंगे, नॉर्मल है। हाँ कुछ लोग हैं जो मतलब फरिश्ते बन के आते हैं, हाँ, हम तो लेंगे, देखते हैं। तो बस, तो बैंक निफ्टी की प्रोसेस में आपको बता दी। अब आपको बताता हूँ कि डेट, अभी जैसे आपको बताइए डेट फ्री, ये रामदेव बाबू बहुत सही है, करने से होगा। इन्होंने कांड कर दिया, इन्होंने रुचि सोया के सारे लोन रीपे कर दिए। इन्होंने बोला कितना लोन लिया हुआ था कंपनी को स्टार्ट करने के उस टाइम पे, इन्होंने 2,925 करोड़ का लोन लिया होता और इसको उन्होंने रीपे करके अपनी कंपनी को डेट फ्री कर दिया। अब आप लोग देखिए, ध्यान रखिएगा, रुचि सोया ने पे किया, पूरी पतंजलि की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप टाटा को बोल दे कि टाटा वोल्टास ने अपने सारे, अब टाटा बस बोले कोई, टाटा ने अपने सारे शेयर ले लिए और उसके बाद अभी जितने डेट सब पे कर दिए, तो तुम पूछना, क्योंकि सीएस की जिम्मेदारी है, टाटा की कौन सी कंपनी? टाटा की तो बहुत सारी कंपनी है, टाटा की टाइटन भी है, टाटा का वोल्टास भी है, बात समझ में आ रही है ना, टाटा का मोटर्स भी है, तो कौन सी? तो तुमने टाटा वोल्टास तो बोले अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, तो टाटा वोल्टास का शेयर लेना फायदेमंद है, जिसके ऊपर लोन ही नहीं है, जिस कंपनी डूब ही नहीं सकती, अभी टेंशन है। तो अगर इसके जो अगर सोया की बात करें, तो ये जो रुचि सोया है, इसके शेयर्स की कीमतें बढ़ गई थी जब ये न्यूज मार्केट में आई। क्या अब आप लोग को कनेक्शन समझ में आ रहा है कि डेट कैसे चल रहा है, डेट फंड क्या है, और उसको नहीं पे करोगे तो क्या होगा, ठीक है ना। और बताता हूं भैया, कुछ कंपनी बता दो ना जो बहुत जानी मानी हो। DHFL का नाम सुना होगा आपने, एसर का नाम सुना होगा। एसर ये ट्रैक्टर वगैरह भी बनाती है, लेकिन ये स्टील कंपनी जो इसकी वो डूबी है। ये जो हाउसिंग फाइनेंस का काम करती थी DHFL, इसमें डूबी, इसलिए यहां पर इसके ऊपर भी केस हो गया। अब ये भी अभी कोर्ट के चक्कर कट रहे हैं इनके, ठीक है ना। तो अभी वही चल रहा है, इनका सीएस इनको बचाने में लगा, गवर्नमेंट सीएस इनको डुबाने में लगा। तो ये नॉर्मल लड़ाइयां चलती रही, जो जितना ज्यादा नॉलेजेबल होगा वही जीतेगा, याद रखना। यहां भी तुम हो, वहां भी तुम ही, नॉलेज किसके पास ज्यादा है वो जीतेगा, खेलते पैसा खा लेते हैं ये लोग, इनको तो सब पता ही होता है। लेकिन सीधी सी बात है, अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि देख यार बताना नहीं, ये मर्सिडीज की चाबी तुम रख लो, अब तुम्हारे अंदर दो बातें होंगी, या तो रख लो या तो नहीं भैया। बात समझ आ रही? हमेशा बनना नहीं भैया वाले। अरे निकालेंगे तुम्हें बस दूसरी कंपनी से, तुम उस पर एक्शन लगवाओ और बात करो, तुम अच्छे ईमानदार सीएस हो, तुम्हें आज काम मिलेगा। बिल्कुल कर सकते हो उनको तो। अगर दो तरीके के सीएस होते हैं मैं बता रहा हूं ईमानदारी से, जो प्रैक्टिकली चलता है। एक होता है जो कंपनी का ना इंटरनल सीएस होता है। इंटरनल सीएस मतलब कि कंपनी ने तुम्हें ज्वाइन करवाया हुआ है, तुम्हें सैलरी देता है। वो सीएस कभी अपनी कंपनी को डूबने नहीं देगा, वो कोशिश करेगा कि वो बचे बचे बचे, किसी भी तरीके से वो बच के निकले हर जगह से। उनको यही फील होता है क्योंकि दुनिया में सभी कर रहे हैं तो हमारी कंपनी क्यों नहीं करे, क्या दिक्कत है, तो हम करेंगे। तुम भी ऐसे हो जाते हो। लेकिन एक होता है जो प्रैक्टिस पे होता है, उसकी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट मांगी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपनी कंपनी के लिए रिपोर्ट बनाकर दे दी, तो उतनी ही काफी नहीं है सरकार के लिए। सेबी बोलता है कि आपके इंटरनल सीएस की रिपोर्ट भी चाहिए और एक एक्सटर्नल सीएस की भी रिपोर्ट चाहिए, दोनों को वो कंपेयर करता है। अब फिर उसके बाद उसको जमीन आसमान का अगर अंतर समझ आता है तो इंक्वायरी बैठा देता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये नॉर्मल है कि अगर आप सीएस बनोगे तो अगर आप इंटरनल से हो तो आप सीधी सी बात है, आप कंपनी हो। अगर मैं आईटेक्स में एक कंपनी चला रहा हूं, आईटेक्स कंपनी चला रहा हूं, तो मैंने तुम्हें अगर जॉब दी है, तो तुम हमेशा मेरे फेवर की बात करो। बात है जैसे लॉयर होता है ना, तो लॉयर तो दोनों साइड होते हैं, एक इधर का एक इधर का, लेकिन दोनों अपनी पार्टी को बचाने की बात करते ना। कि कभी देखा कि अपोजिट वाला बोल रहा हाँ हाँ सर मेरे वाले नहीं मर्डर किया, इसको अंदर करो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सीधी सी बात है, आप तुम्हारी कंपनी के साथ भी ऐसा क्यों होगा? अगर पता है तो कंपनी को वार्न करो और कंपनी को लीगल ट्रैक पे लेकर आओ।
और सीएस कभी भी देखो ऐसा नहीं करता, सीएस हमेशा लूप होल निकालता है। कानून को तोड़ना नहीं चाहिए, कानून को मरोड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि कानून जो है, जो बने हैं, जो बताए गए हैं तुम्हें, वो किताबों में लिखे हैं, उससे बचकर निकालना कंपनी को, वो तुम्हें ढूंढना पड़ता है। और ये हमेशा, एक बात बता दूं, इसके लिए तुम्हें एक फैक्टर होता है, एच फैक्टर। एक, देखो जिंदगी में दो फैक्टर बड़े जरूरी है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया। एक होता है एक्स फैक्टर, किसी को दिखाने के लिए तुम्हें कुछ करना है, बहुत ऊपर जाना, बहुत आगे जाना, बहुत अच्छा कुछ करना। कंपटीशन एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया में आपको बहुत ऊपर लेकर जाती है। जब आपके अंदर किसी के लिए ना, मतलब दिखाने की बात है, एक्स फैक्टर, तुझे दिखाना है भाई, तुझे क्या लगा था, ठीक है। और एक होता है एच फैक्टर, मतलब आप अगर सीधे साधे रहोगे तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में, कभी कभी हरामी बन नहीं पाएगा, कि साला सही के लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि तुम हमें पकड़ नहीं पाओगे जब हम तुम्हारी ऐसी तैसी करने में आएंगे। तो किसी भी चीज पर मतलब बहुत सीधे होकर बनकर चले आना ये भी ठीक नहीं है। नहीं तो हर कोई बंदा, तुम्हारे जो बॉस हैं, तुम्हारे जो कलीग हैं, जो ऑफिस में काम करने, हमेशा तुम्हें ऐसे पॉलिटिक्स में फंसाएंगे कि तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम करोगे काम, वो करेगा आराम, तुम बनाओगे रिपोर्ट, पेश करेगा वो। बात समझ आ रही ना, हर चीज में वो तुम्हारे ऊपर रहेगा और तुम बेचारे दबे रह जाओगे। तो मैं ये भी सिखाता हूँ कि बेटा ऐसे मत बनना, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल मत बनना। जेट एयरवेज की बात कर रहे हैं, ये भी डेप में डूबा हुआ है अभी। इन सब के जो आपको नाम बताया मैंने, ये सारे डूबे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं वापस थोड़ा सा, ठीक है। एक और यहां पर इन्होंने बोला है कि भैया एक और चीफ एडवाइजर, चीफ एडवाइजर किसके, इकोनॉमिक एडवाइजर जो है हमारे, उनको अपॉइंट किया गया है, अनंत अवनागेश्वरम, इनको अपॉइंट किया गया है। आप बस इसका नाम याद रखना, डेट याद रखना, ये फंस गया तो ठीक है, ठीक है। तो हमारे अभी इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो समझ सकते हैं इकोनॉमी को पहले से। जैसे हमारे भगवान तो हमारे इंडिया के तो ये मनमोहन सिंह ही है, बेचारे बहुत बूढ़े हो गए। हाँ, तो वो अभी वोट डालने आए थे, व्हील चेयर पे आए थे, उनको उठाकर, मतलब वो एक्चुअली यार उस बंदे ने देश को बचाया है ना। तो अगर कभी भी, मैंने बताया था ना कि आप लोग अपना फोन चलाते हो, तो कभी कभी अपना फोन देख कर ना, तुम्हें एक बार थैंक यू मनमोहन सिंह को बोलना चाहिए। क्योंकि 1991 में अगर उन्होंने अलाउ नहीं किया होता ना कि ये लोग आकर इंडिया में मार्केट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो आपके पास आज ये नहीं होता, ठीक है। आप लोग क्या चलाते फिर, जियो चलाते, और नोकिया इंडिया का था क्या, लावा चलाते, माइक्रोमैक्स चलाते, ठीक है ना। क्या बाहर, सब बाहर, सब बाहर। चलो अब ये थोड़ा, हाँ, तब तक कुछ ना कुछ तो बना ही देते हम लोग। बस हमारे फोन इतने बड़े बड़े होते और हम लोग दिखाते कि बात भी कर सकते, मार भी सकते। ऐसा फोन बना है इंडिया, ऐसा वैसा फोन नहीं बना था, इसके अंदर चक्कू भी है, लड़के जैसे लेगी। स्कूल में हमने ऐसा फोन दो जिसके अंदर चक्कू भी है। हाँ, बच के रहना, हाँ। तेरे को तो कुछ नहीं करेंगे लोग, तू तो बहन है। आगे बढ़ते हैं। माधवी यहां पर बन गई है चेयरपर्सन ऑफ सेबी। ये इंपॉर्टेंट, प्लीज आप लोग ये याद रखिएगा, फरवरी 28 2022 में अपॉइंट कर दिया गया है। भाई इनकी शकल भी दिखा देता हूं, ये क्योंकि सेबी की है ना, तो समझ जाना सेबी तुम्हारा, यहां पर तुम्हारा कोर होगा। सेबी मतलब तुम्हारा पार। ये आंटी जी ये है, नमस्ते, ठीक है। लग रही है इंटेलिजेंट है और पावरफुल है, थोड़ा इनको बैठाया गया है। अब सेबी की है तो भाई सीधी सी बात है, चेयरपर्सन है। तो आप सोचो है ना, तो गर्ल्स पीछे मत रहना बेटा, तुम लोग बहुत ऊपर तक जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे बाल रखोगे तो हो जाओगे, हैं ये नालायक, इनका दिमाग अलग ही चलता है। तो भैया सेबी, अब सेबी में आप लोग आए तो सेबी में कुछ बातें। सेबी तो आप लोग को पता ही है कि स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा हमारे इंडिया को जो चल रहा है वो किसकी दम पर चल रहा है, सेबी की दम पर। लेकिन दिक्कत ये है कि जब जितने ये हादसे हुए थे ना स्टॉक मार्केट, वो सब बॉम्बे स्टॉक हो जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, और सेबी भी इतना ज्यादा अभी डेवलप। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना मार्केट, 18 के समय का, अंग्रेजों के समय, बात समझ आ रही है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमने बनाया था बाद में, इसलिए वो इतना लेवल नहीं है। तो सेबी भी हमारा जो है था उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया। तो जैसे बैंकों को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया था, आरबीआई, और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया,
डिपेंड करता है, इंडिया के रूल्स है, अगर वो कर रहे हैं अलाउ तो वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं भैया ऐसा क्या हुआ। सेबी आया तो भाई देखो, पहले आप लोग शेयर सर्टिफिकेट लेकर घूमते थे, ये मैंने आपको बताया था। आप लोग जब भी कोई शेयर खरीदते तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता था, आप सर्टिफिकेट संभाल के रखते थे और उसको लेकर जाते थे जब बेचना होता था किसी को कि भैया मेरे शेयर खरीद ले, तो वो बोलता था दिखा सर्टिफिकेट, ये दे, तो ये ले, इसने खरीद लिया, अब इसके हो गए। हर साल मैं जाता था डिविडेंड लेने, तो डिविडेंड लेने मेरे को कंपनी जाना पड़ता था। मुंबई में एक मार्केट था, मछली मार्केट जैसा होता ना वैसा स्टॉक मार्केट था, वहां सारे लोग शेयर शेयर खरीदते थे। शेयर खरीदने के लिए शेयर सर्टिफिकेट होते थे, तो वहां ऐसे चिल्लाते थे लोग मुंह से, अरे हाँ इस कंपनी का शेयर ले लो, इस कंपनी का शेयर ले लो। तो बड़े बड़े सेठ जो थे वो लोग अपने मुनीम को लेकर जाते थे, पेटी में पैसा लेकर जाते थे, बोलते चलो अपन किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे और ये शेयर ले लेंगे। तो अगर मान लीजिए रिलायंस का शेयर दिख रहा है 1956 का, तो 1956 में ये शेयर सर्टिफिकेट देते थे, मतलब आइए हमारे शेयर लीजिए, 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। बोले कल को इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कंपनी अच्छा काम करेगी तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो सेबी यहां पर देखो, जब तक बहुत नॉर्मल चल रहा था ये सब मार्केट, लेकिन सेबी जब एंटर किया तो उसको पूरा क्या कर दिया, जो सर्टिफिकेट सिस्टम उसको खत्म किया और सब कुछ ऑनलाइन लेकर आ गया। इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आज आपके लोग डीमेट अकाउंट में जाकर ये सारे शेयर चले गए। तो अब किसी को पेपर लेके घूमेंगे, जब ये पेपर लेके घूमते बड़ा लफड़ा होता था, चोर आया चोरी करके ले गया, तुम्हारे घर में पेपर भी ले गया, तो गया वो शेयर बिक गए तुम्हारे, समझ जाओ, जिसमें तुम्हें पैसे भी नहीं मिले। ठीक है, ओनर वो बन गया। अब जो कभी भी कंपनी में जाएगा, तुम्हारे प्रॉफिट जो होता है उसका डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कि अपना हिस्सा लेने चला जाएगा। इसके अलावा इस सर्टिफिकेट की प्राइस भी बढ़ती है। अगर लाइन्स अच्छा काम कर रही थी तो 10 रुपए का जो शेयर था इसका 50 रुपए का हो गया, तो वो जो पेपर है उसका, वो 10 रुपए का पेपर कितना, 50 रुपए का हो गया, वहां उसका रेट बढ़ रहा है। ठीक है ना, जैसा जैसे काम करेगी। अब ये सारा सिस्टम खत्म हुआ भैया। आज की डेट में अगर मान लीजिए आईपीओ लेकर आना, तो जैसे अगर कोई कंपनी बोलती है कि जैसे अभी 2022 अप्रैल में जो आईपीओ आया, कैंपस का आईपीओ आया, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब आज की डेट में पब्लिक से अगर लोगों से पैसा लेना है अपने बिजनेस के लिए, तो कैंपस को पैसा चाहिए था, तो शेयर मार्केट में आकर अपने आप को लिस्टेड करना पड़ता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तब। और यहां पर आप शेयर इशू करने के पहले सेबी से परमिशन लगेगी। सेबी अगर आपको परमिशन नहीं देता तो समझ जाना आपको शेयर इशू करने नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं कि भाई हमको शेयर इशू करने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, तुम्हारी कंपनी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके तुम आईपीओ लेकर आ पाओगे। और इसमें भी सीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपने जीवन में 10 साल के अंदर तुमने अगर 5-6 कंपनियों का भी आईपीओ लॉन्च करवाया, तो तुम समझना इतना पैसा कमा लोगे तो तुम अभी सोच, बाकी लोग बहुत टाइम लगा देंगे। तो आईपीओ तक पहुंचना, कि एक कंपनी को आईपीओ इश्यू करवा देना, कि भैया बहुत बड़ी बात, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो उसके अंदर। तो आप लोग अगर ट्राई करोगे कि भैया ये सारी चीजें आपको नॉलेज हो, तो ये सीएस का ही काम है, सीएस इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, वही लोग आईपीओ इश्यू करवाते हैं। प्राइस बैंड, जब कोई प्राइस के अंदर, मतलब कि अगर उनको लगता है कि मेरा शेयर जो है वो हो सकता है 278 का भी बिक जाए और हो सकता है 292 का भी बिक जाए, तो लोग जब बोली लगा रहे होते हैं बीच में, इसके बीच में लगाएंगे, इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो आप लोग ऑनलाइन जब खरीद रहे होते हो तो आपके ऊपर कि आप क्या कोट करने वाले। अगर इस कंपनी की वैल्यू अच्छी है और वैल्यूएशन अच्छी है तो 292 तक चला जाएगा इसका प्राइस। किसका? एलआईसी का आया था, खुला, फिर उसके बाद वो वापस थोड़ा डाउन हो गया, मतलब बुरे हाल हैं उसके। ठीक है, फिर आता है डिविडेंड। कंपनियों को बोला जाता है भाई डिविडेंड पे करते रहना। जैसे ये एक न्यूज आई थी कि 13 मई को इन्होंने बोला था कि एचडीएफसी बैंक अनाउंस कर रहा है, देखो अनाउंसमेंट कर रहा है, उसने अभी बोला नहीं है कि मैंने पे कर दिया, पे अब जाके कर रहा होगा, तो उसमें अनाउंसमेंट कर रहा है कि 15.5 डिविडेंड देने वाला है। तो ये रिकॉर्ड डेट उन्होंने बोला 13 मई को। ये बोल रहे हैं कि भैया एचडीएफसी ये डिविडेंड जो दे रहा है। अब आपको बता रहा हूं डिविडेंड क्या है भाई, ये कंपनी जब प्रॉफिट कमा रही है, एचडीएफसी क्या है, वो भी एक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है बस, है ना। तो भाई उसने भी लोन दिया, इंटरेस्ट, सबसे तगड़ा बैंक है अभी इंडिया का ये प्राइवेट सेक्टर में आज की डेट में एचडीएफसी, मतलब ये मतलब गजब का काम कर रहा है। इसने लोन दिया और लोन वगैरह इसने वापस पे भी करवाए, ऐसी जगह लोन देता नहीं जो चुकाएगा नहीं, पहले से क्लियर है इसको। तो ये बंदा ये काम अच्छा कर रहे हैं और इसकी वजह से इनका डिमांड अभी बहुत ज्यादा रहती है। और अभी एचडीएफसी ने क्या बोल दिया, जैसे कि डिविडेंड देगा, तो जब भी वो डिविडेंड की न्यूज देते हैं मार्केट में, डिविडेंड देखो भाई हर शेयर पे 15 रुपए देने वाले, तो भैया अगर मान लो तुम्हारे पास 1 लाख शेयर है तो समझ जाओ तुम्हारे पास कितने रुपए आने वाले। ठीक है ना, जिसके पास 10 ही शेयर है तो उसके पास कितने आने वाले, डिपेंड करेगा जिसके पास जितने शेयर है। लेकिन डिविडेंड की एक्चुअल इनकम नहीं होती, शेयर होल्डर की एक्चुअल इनकम वो होती है जो उसकी वेल्थ होती है, मतलब वो बढ़ना चाहिए, कीमत बढ़ जानी चाहिए। एचडीएफसी के अगर शेयर अगर बढ़ गए तो उनको ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपनियां अपना काम कर रही होती हैं और इस तरीके से जो है कि भैया कोई अगर सेबी कभी भी कोई ऐसी कंपनियां हैं
जो गड़बड़ कर रही हैं तो सेबी उन पे पेनल्टी भी लगाता है, जिसमें सबसे आगे होते हैं हमारे अंबानी जी, क्योंकि इनके जो सीएस है इनको हमेशा कुछ गणित देते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये बच बुचा के निकल जाते हैं, लेकिन फिर जब ये फंसते हैं तो इनको फिर पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर आप लोग देख रहे हैं मुकेश अंबानी को फाइन भरना पड़ा है 40 करोड़ का सेबी को, क्योंकि उनको ये पाया है कि उन्होंने मैला प्रैक्टिस इन ट्रेड एंड रिलायंस, मैला प्रैक्टिस मतलब होता है कि कुछ धोखाधड़ी करी है। अच्छा, मैल प्रैक्टिस कैसे होती है पता तुम्हें? अभी अब तो बोलोगे भैया सेबी ने इनको जेल में क्यों नहीं डाल दिया अगर इन्होंने मैल प्रैक्टिस करी है तो भैया ट्रेडिंग में कभी कभी ये लोग ये शो कर देंगे कि भैया हमें नहीं पता, अनजानी से हो गया। बात समझ में आ रही है? ये कैसा है, देखो इतना बड़ा आदमी है, मान लो एक कॉन्फ्रेंस में बैठा है, बात कर रहा है, अब बात करते करते इसने बोल दिया कि हमारा डील होने वाला है और अमेजॉन कंपनी हमें पैसा लगाने वाली है अभी हमारे बिजनेस में, और फिर हमें फंडिंग की जरूरत है, तो हम लोग अमेजॉन कंपनी से ले रहे हैं और अब बहुत बड़ा काम होने वाला है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। अब ये जैसे ही बोलकर जाएगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, हल्ला मच जाएगा, इसका शेयर बढ़ने लगेंगे। मान लो कि अमेजॉन कंपनी के साथ कोई डील हुई नहीं है, ये बस बोलकर चला गया, तो इस बात पे भी सेबी इस पे एक्शन ले लेगी कि तुमने मार्केट को हिलाया। बोलेगा मैंने क्या हिला, मैं तो बस बोला, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तुम्हें नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मतलब सब बोल सकते होंगे लेकिन तुम नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये लेवल है इन लोग का, मतलब सेबी इसको भी आपको कैटर कर लेगा, उसमें भी आपका सीएस जाकर बोलेगा सर नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होने वाला था, हम लोग ने डील कर ली थी अमेजोन से, देखिए अमेजोन से भी बात कर लिया भाई थोड़ा एक आध डॉक्यूमेंट भेज दे जिसमें अपन लोग ये दिखा दे कि हम डील करने वाले थे। उनने बोला हाँ ठीक है कितना चाहिए, बोले 10 करोड़ भेज रहा हूं ना, हो गया ले, यहां से यहाँ पे प्रूफ कर दिया सर देखिए एक्चुअली हम पेपर्स की बात कर रहे हैं, हमारी डील होने वाली थी लेकिन अब अटक गई। तो भैया ठीक है, तो फिर अगर आपको बचा लिया तो हमारे बोले भाई थैंक यू यार, ऐसे लोग चाहिए मुझे। और एक्चुअली ये तो बहुत दुष्ट आदमी है, इसने जब इसकी कंपनी चल रही थी उसने इंडिया के जितने चार्टर अकाउंटेंट, जितने कंपनी सेक्रेटरी है, इन सब को, और जितने लॉ फर्म से जो कॉर्पोरेट लॉयर से, इन सब को बोला कि मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें डबल सैलरी कर दूंगा। साले सब टाटा वाटा यहां वहां छोड़ छोड़ के इसी कंपनी में चले गए थे, इतना दुष्ट है ये। बोलता आ जाओ मैं रख लूंगा तुम्हें, लेकिन जो जितने हो इंटरव्यू लिया गया तगड़े लोग हैं जो बहुत हाई लेवल पे, उनको फोन कर करके बुला लेता था, भाई वो बंदा वहां काम कर रहा है उसको सब। और जो सीधी सी बात है, जो कॉम्पिटिटर कंपनी में जो सीएस है वो दूसरी कंपनी में अगर चला गया ना तो वो भंटाधार कर देगा, क्योंकि उसको उसके पास सब सीक्रेट्स होते हैं, सब पता होता है कि क्या करना है। ये तो डिपेंड करता है यार, ये मार्केट में तुम्हारी डिमांड उतनी रहेगी। अभी हाँ स्नेहा आवाज आ रही, क्लियर है? नम्रता, निशिका, बढ़िया आवाज आ रही है? चल, तो यहां तक ना बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया सेबी के रोल कॉल भी, ठीक है। अभी अब अपन लोग और क्या बच गया, बस हाँ ठीक है, यहां तक खत्म, ये नया कुछ, चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।